हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MPSE 6। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी कुछ जो कल रह गए थे। बाकी मैंने इसके 2018-19 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। बस अब 2-4 क्वेश्चंस और हैं जो इम्पॉर्टेंट बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वाले के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यवहारिक रूप में मानव सुरक्षा के समक्ष चुनौती। इसमें बताना है कि जो मानव के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं मानव सुरक्षा को लेके, उसके बारे में इसमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, जो वर्तमान है इसमें क्या हुआ है कि हमारे जो मानव सुरक्षा की जो चुनौती है इसमें परिवर्तन हुआ है कि पहले मानव सुरक्षा की जो चुनौतियां थी वो अलग रूप से थी, परंतु अब में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जब हम मानव सुरक्षा के ऊपर संकट देखते हैं तो उसमें बदलाव हुआ उसकी स्थिति में। और ये चुनौतियाँ ज़्यादातर कहाँ से आई है, जो बाजार हुआ है ना, जो बाजारीकरण हुआ है समाज का और नई नई तकनीकें, ये उसके असमान वितरण के कारण ये चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। और इन चुनौतियों को आसान बनाने के लिए, मतलब कि जल्दी से सॉल्व हो जाए, इसको क्या क्या कहें कि इसको विभाजित किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उस पर विभाजित कर दिया गया कि इस चुनौतियों को फिर हम सही से देख पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। 1945 विश्व के सभी देशों ने ये जो भयंकर गरीबी, इसको ख़त्म करने का निश्चित किया था, परंतु इस दिशा में कुछ खास कदम नहीं उठे और कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा हुआ और ये खाली कल्पना मात्र ही रह गया। 50 वर्ष में संयुक्त राष्ट्र विकास परिवेदनों के अनुसार ये है कि जो गरीबी है वो अब इतनी कम हुई है कि जितनी पहले 500 सालों में भी नहीं हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके जो विकास कार्यक्रम के लोग हैं उन्होंने बोला कि गरीबी अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है 50 सालों में, परंतु पहले जब हम देखते 500 सालों में बहुत पहले तो उतनी भी नहीं हुई होती गरीबी कम जितनी यहाँ अब 50 साल में कम हो गई है। और 1960 में जो विकासशील देशों में जो बालों की मृत्यु होती है, जो बालक होते हैं छोटे, उनकी जो मृत्यु होती है उसमें भी कमी आई है। और कुपोषण की जो दर होती है वो लगभग 1/3 कम हुई है। और जो प्राथमिक जो पाठशाला होती है, तो प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसमें भी संख्या कम हुई है और लोग ज़्यादा जाने लगे। मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा संख्या में थे जो लोग नहीं जाते थे, अब उसमें 1/4 लोगों की कमी हुई है और लोग जाने लगे हैं। और 21वीं शताब्दी के अंत तक 3 से 4 अरब लोग जो हैं वो अपना जीवन स्तर सही कर सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं, और यह बहुत सराहनीय है। ये बोल रहे कि 3 से 4 अरब लोग अपना सुधार कर चुके होंगे 21वीं शताब्दी के अंत तक, और 4 से 5 अरब लोग इस शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो वहाँ तक पहुँच चुके होंगे। और ये सब बातें इस चीज़ को दर्शाती है कि गरीबी को उन्मूलन मतलब ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी देशों के लिए। और ये गरीबी तभी ख़त्म हो सकती है जब सभी देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो संस्थाएं होती है मानव सुरक्षा, मानव विकास की दिशा में कार्य करें और अपने सैनिक खर्च, सैनिक शक्ति और आर्थिक खर्च, इससे संबंधित जो परंपरागत सुरक्षा होती है वो ना दें। जो मानव विकास होता है और मानव के ऊपर जो कल्याण करना होता है वो सब चीज़ करें। परंपरागत सुरक्षा आपको पता है ना, जिसमें भूगोलिक शिक्षा के ऊपर, जो भूगोलिक क्षेत्र होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और सैनिकों के ऊपर, तो उस पर ध्यान ना देते हुए लोगों के कल्याण के ऊपर ध्यान दें, मानव विकास के ऊपर ध्यान दें, तो ये सब समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। और मानव सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मानव सुरक्षा और मानव विकास से ये जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, अज्ञान, रोग, भूख, उपेक्षा, उत्पीड़नता, ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। कार्ल्स का मानना है कि मैक्सिको में 24 व्यक्तियों की संपत्ति अपने ही देश के 2,40,00,000 लोगों की संपत्ति से ज़्यादा है। मतलब कि मैक्सिको में 24 लोग ऐसे हैं जिन्हों की 2 करोड़ की संपत्ति जो है वो अपने ही जो देश है, जैसे मैक्सिको में है ना 24 ऐसे लोग हैं जिन्हों की संपत्ति इतना ज़्यादा है कि उसी देश के जो 24 लाख व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। तो आप देखो कितना ज़्यादा विभाजन है संपत्ति को लेके, कितनी ज़्यादा असंतुलनता है कि 24 लोगों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि 24 लाख लोगों के पास उतनी
नहीं है। तो ये असमानता को दिखाती कि असमानता कितनी ज़्यादा है, तो जिसके कारण गरीबी है। और ऐसे ही ब्राज़ील की बता रहे कि ब्राज़ील में सबसे अमीर 20% लोग उसी देश के सबसे गरीब 20% लोगों की अपेक्षा 32 गुना ज़्यादा कमाते हैं। आप देखिए कितनी गुना ज़्यादा है। तो इसमें असमानता को दिखा रहे कि असमानता कितनी ज़्यादा, जिससे गरीबी प्रभावित होती है। गरीबी के कारण ही इंसान के सामने ये सब चुनौतियाँ आती हैं। और इसमें बताया जो विकासशील देश है उसमें तो गरीबी बहुत ज़्यादा सोचनीय है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या, लगभग 1 अरब लोग अशिक्षित हैं और लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोगों की जो आय है वो $1 से भी कम है। 84 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। लगभग 1 अरब 50 करोड़ लोग जो है उनको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त नहीं है और लगभग प्रतिदिन कुपोषण तथा रोगों के कारण 40,000 बच्चे मरते हैं। 1 अरब 30 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल भी प्राप्त नहीं है। और बोले जो सबसे कम विकसित देश है उसमें तो लगभग 1/3 लोग ऐसे हैं जो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाते। और गंदी नालियों के पानी पीने के कारण, प्रदूषित पानी पीने के कारण लगभग प्रति वर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ये अनुमान है। और दिल्ली जो है उसमें केवल 30% जनसंख्या है जिसके पास शौचालय की सुविधा है। कराची जो है जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये जो शौचालय की सुविधा वहाँ पे खाली 20% लोगों के पास है। तो देखिए कितना सब बताया गया है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिख के आने एग्जाम में। और देखिए कुछ लोगों का कहना है कि भूमंडलीकरण जो है वो इस गरीबी को दूर कर सकता है, इस अभिशाप को, परंतु बोरे ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो भूमंडलीकरण है उसने अर्थव्यवस्था में खाली किसको सही किया है, चीन और भारत, जो एशिया के कुछ देश है, चीन और भारत, जो गरीबी से थोड़ा कम हुआ है, मतलब गरीबी थोड़ी कम हुई है भूमंडलीकरण के कारण। परंतु जो औद्योगिक देश है उसमें ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है 1930 से अब तक, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है बाकी देशों में भूमंडलीकरण के द्वारा। और बोरे जो विकासशील देश है उसमें 100 से ज़्यादा राष्ट्र ऐसे हैं जिसमें मंदी आ रखी है, आर्थिक विकास नहीं हो रहा और हासन हो रहा है, उस स्थिति का हासन होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और विकासशील देशों में 44 राष्ट्र ऐसे हैं जिनों की सकल घरेलू उत्पादन जो है और व्यापार है इसमें कमी आती हुई दिख रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि इन सब देशों में सुरक्षा एवं विकास का जो संसाधन का क्षेत्र है उसमें असमान वितरण है, भेदभाव करते हैं और मानव विकास को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसकी क्षति पहुँचती है। तो ये सब इसलिए हो रहे हैं इन देशों में। युद्ध और उसकी तैयारी को लेकर ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उस पर ज़्यादा खर्च किया जाता है और अस्त्रों की होड़ है और युद्ध की तैयारी, तो इसके कारण क्या होता है कि गरीबी जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा गरीबी फैलती है। और ये बता रहे कुल पूरे विश्व में $40 अरब 10 वर्ष में गरीबी को समाप्त करने के लिए लगाया गया है। $40 अरब गरीबी को समाप्त करने के लिए लगाया गया और जबकि सैनिक खर्च पे $740 अरब लगाया गया। तो आप देखिए कि गरीबी को खर्च करने के लिए खाली $40 अरब और सैनिक खर्च पे $740 अरब लगाया जाता है। तो फिर कहाँ से गरीबी हटेगी? तो ये इसमें दिखा रहे कितनी असमानताएं आ रही है इन सब चीज़ में। तो $40 अरब किस लिए लगाए गए? ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, संरक्षण मिल सके, सुपोषण मिल सके, स्वच्छ पेयजल मिल सके, ये सब चीज़ें मिल सके, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो उनको प्राप्त हों इसलिए। और देखिए इन सब चीज़ों को सुधारने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने चाहिए ताकि कि ये सब चुनौतियाँ इसका सामना किया जा सके। तो यही ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के युद्ध संबंधित विचार, कि युद्ध को लेके गांधी जी क्या विचार रखते हैं वो हम देखेंगे। देखिए गांधी जी ने हर प्रकार के जो युद्ध होते हैं उसको नकारा है और वह किसी भी प्रकार के युद्ध को सही नहीं समझते हैं। वह ना तो युद्ध को विजय का मार्ग समझते हो ना ही पराजित का मार्ग समझते हैं। बुरे हिंसा चाहे प्रतिरक्षा के लिए क्यों ना की गई हो और अन्याय के लिए, परंतु जो अन्याय की रक्षा के लिए ही क्यों ना की गई हो, परंतु ये कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती। और चाहे आप हिंसा अपनी रक्षा के लिए करो या फिर अन्याय की रक्षा के लिए करो, परंतु ये कभी भी उपयोगी नहीं हो सकती। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो जो परमाणु हथियार उसमें यूज होते थे, तो गांधी जी उस पर आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि जो शांति है उसको प्राप्त करने के लिए आप जो युद्ध करें बिल्कुल सही नहीं है। और शांतिवाद के इस प्रकार को स्पष्ट कर देते हैं कि उन्हें अहिंसावादी तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग ना लेने का परामर्श दिया। कि जब ये युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उन्होंने सबको बोला कि आपको शांति की स्थापना करनी है तो आप अहिंसा के मार्ग पे चले और सत्य के मार्ग पे चले। उन्होंने सबको ये बोला और युद्ध में भाग ना ले, सबसे ये परामर्श
दिया। और इसे आलोचकों ने क्या बोला, अशिक्षित शांतिवादी अवधारणा। जो आलोचना करते हैं गांधी जी की, वो बोलते हैं ये अशिक्षित और शांतिवादी अवधारणा है। देखिए फिर गांधी जी क्या बोलते हैं कि कभी कभी आप मतलब कि प्रतिबंधित शांतिवादी की तरह ही गांधी जी फिर विचार देते हैं कि कभी कभी जैसे कि आपको शांति की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए कभी कभी युद्ध करना भी सही होता है। जैसे कि समझ लीजिए आपको कोई शांति की प्राप्ति करनी है, कोई भलाई करनी है, तो उसमें कभी कभी युद्ध हो जाता है तो वो ठीक ठाक है। और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि व्यक्ति तथा राज्य न्याय एवं भलाई का समर्थन करने वाले पक्ष के साथ हो सकते हैं, कि जो भलाई करना चाहता है व्यक्ति और राज्य के लिए तो उसके पक्ष के साथ भी वह हो सकते हैं। और गांधी जी एक राष्ट्रवादी थे, तो इसी के नाते वह राष्ट्र की मांग को शांतिवाद की संरचना में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास की जो राष्ट्र है वो शांतवाद रहे और उसकी जो संरचना वो शांतिवादी रहे, और वो उसको शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। परंतु वो बोलते कि राज्य के लिए जैसे कि हमले का जवाब देने के लिए जो प्रतिरक्षा युद्ध करना है उसका गुण जो है वो अलग होता है। जो आक्रमणकारी युद्ध होता है उसका कोई नैतिक औचित्य नहीं होता। कि बोलता है समझ लीजिए आपसे कोई आक्रमण कर रहा है तो आप उसका आक्रमण से ही जवाब दे रहे हैं, हमले से, तो ये जो युद्ध है ये ठीक नहीं मानते हैं, उसका कोई नैतिक औचित्य भी नहीं होता। और प्रतिरक्षा के लिए जो सैनिक प्रक्रिया होती है, गांधी जी ने उसको सैनिक प्रक्रियाओं को कुछ परिस्थितियों में उचित बताया कि सैनिक प्रक्रिया आप सैनिक सहायता ले सकते हैं, वो थोड़ी बहुत परिस्थिति में, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन था तथा 1947-1948 में हुए पाकिस्तान और भारत में जो हमला किया था पाकिस्तान ने, तो उसके खिलाफ जो सैनिक कार्रवाई थी वो ठीक थी, उसको गांधी जी औचित्य समझते हैं। और गांधी जी का ये मानना है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में हिंसा को समाप्त करना एक असंभव है, फिर भी एक अहिंसकवादी को युद्ध समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, कि जो अहिंसा पे चल रहे हैं उसको युद्ध समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होता है, बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राष्ट्र में जो शक्ति वितरण होती है उस पे अंतर्राष्ट्रीय जो है उसने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली होती है उसकी उस पर संयोग पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, उसकी विवेचना कीजिए कि राष्ट्र में जो उसका शक्ति का वितरण होते हैं उस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों का विवेचन कीजिए। यू बोले स्पष्ट रूप से जो शांति की दो संकल्पनाएं होती हैं, एक तो होती है सकारात्मक शांति, एक होती है नकारात्मक शांति। मैंने आपको पहले पढ़ाया है। देखिए नकारात्मक शांति में आपको मैंने बताया था, वही इसमें बता रहे कि नकारात्मक शांति में जो सामूहिक हिंसा होती है उसको रोका जाता है, उसकी अनुपस्थिति होती है, और इसी प्रकार से आपकी जातियां, निर्जातीय वर्ग मध्य जो ये संख्या के कारण जो स्थापित किया जाता है, इसमें सकारात्मक शांति होती है कि इन सब में भेदभाव ना हो, इनको सही से रखें और इसमें किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, ये सकारात्मक शांति। फिर बोलते हैं नकारात्मक शांति के प्रमुख रूप से मानव समूह तथा संयोग तथा समाकलन के रूप में व्याख्यात किया गया है। हिंसा की अनुपस्थिति को संघर्ष की उपस्थिति नहीं समझना चाहिए। कि आपको पता है ना, जब नकारात्मक शांति में कहता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और संघर्ष नहीं होना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि अगर संघर्ष नहीं है तो हिंसा नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि संघर्ष के बिना भी हिंसा हो सकती है और अहिंसक क्रियाओं द्वारा संघर्ष को निपटाया भी जा सकता है। देखिए तरह वह युद्ध जो संगठित सामूहिक हिंसा, उसको नकारात्मक शांति, जहाँ पे क्या होता है कि आपका शांति जो है वो खत्म हो जाती है, सहअस्तित्व आपका खत्म हो जाता है, वो सब है। और सकारात्मक शांति में जहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो हिंसा होती है वो पैदा होती है, उसके खिलाफ कुछ संयोग किया जाता है। बिना शर्त के शांति, जहाँ संयोग के प्रतिमान के साथ हिंसा की अनुपस्थिति का सम्मिश्रण होता है। तो देखिए इसमें बस नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति के लिए बताया गया पूरा, परंतु उसमें जो नकारात्मक हिंसा और सकारात्मक हिंसा होती है वो बताइए, फिर उसकी शांति बताइए। बोले कि युद्ध अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि शांति की स्थापना हो जाएगी, ना तो व्यवहारिक रूप से ना सैद्धांतिक रूप से। अगर हम समझेंगे कि युद्ध नहीं हो रहा तो शांति की स्थापना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे संघर्ष होते हैं जो समाज के अंदर होते हैं जिससे शांति की स्थापना नहीं होती, अहिंसा उत्पन्न होता है। तो देखिए बस इसी में
यही सब बताया गया, बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी, आप बताना, एक उदाहरण जो दे रहा है वो आप पढ़ लेना। बस इतना ही। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि शांति के अध्ययन के लिए नारीवादी उपागम, उसकी कुछ विशेषताएं बताइए कि नारीवादी जो हैं वो शांति के ऊपर क्या अपनी वो रखती हैं विचारधारा, तो वो बतानी है। देखिए इसमें बता रहे जो महिला की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होता है। और ये भी बता रहे हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो नारी है उसकी छवि बहुत शांतिपूर्ण है, शांतिवाद से जुड़ी हुई, कि नारी जो होती है बहुत शांतिवाद होती है। परंतु महिला की स्थिति खराब है और वो परिवर्तन चाहती है ताकि जो नारी जो संघर्ष करी है शांति को लेके वो पूर्ण हो सके और नारी को सारे अधिकार भी मिल सके। और इसी रूप में प्रमुख सिद्धांत कुछ हैं जो नारी के संघर्ष के ऊपर हैं और शांति के ऊपर, की नारी जो शांति चाहती है। तो पहला पॉइंट है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। देखिए बता रहे महिला और पुरुष जो दोनों ही जेंडर है वो मानव अधिकार और दुरुपयोग, गरीबी के शिकार है, मतलब दोनों ही गरीबी के भी शिकार है, मानव अधिकार भी इनको सही से नहीं मिल रहा है। परंतु दुर्व्यवहार ज़्यादा किसके साथ हो रहा है? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है। जैसे पारिवारिक दुर्व्यवहार हो गया, हिंसा और महिलाओं का यौन शोषण हो गया, उनके प्रति भेदभाव हो गया, और जो भावात्मक जो व्यवहार होता है उसकी समस्या, और महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष आर्द्रता व्यवहार में क्या आता है, जैसे कि उसका बलात्कार हो गया, सामूहिक रूप से महिलाओं के ऊपर आक्रमण हो गया। और देखिए 1992 में क्या था कि जापान की सरकार ने स्वीकार किया कि उसने कोरिया, फिलीपीन और जो एशिया में जो अन्य देश आते हैं उसमें जो युवतियाँ होती हैं, जो बालिका लड़कियाँ होती हैं, उसको जापानी सिपाहियों तथा उनको नारी सुख देने के लिए मजबूर किया कि वहाँ की जो मैंने देश बताया वहाँ पे बोला कि जो हमारे सिपाही हैं उनको नारी सुख मिलना चाहिए। परंतु ज़्यादातर सरकार इसको निंदा करना और इसको दंड देने में विफल रही। जिन्होंने बलात्कार और हत्या की उनको दंड और निंदा में विफल रही, मतलब कि उनको सजा नहीं दे पाई। प्राचीन काल में जो अनेक गरीब देश है उसमें महिला संरचनात्मक हिंसा से ज़्यादा पीड़ित रही हैं। आपको संरचनात्मक हिंसा पता है ना, उसी से। बोले गरीबी में सबसे ज़्यादा गरीब वह युवा, विधवाएं और वृद्ध महिलाएं हैं जिसे घर का खर्च चलाने के लिए क्षमता कम होती है। और यहाँ तक कि समय समय पर यह बहुराष्ट्रीय निगम के लिए महिलाएं प्रत्यक्ष श्रमिक बल भी प्रदान करती थी, लेकिन इन्हों की जो मजदूरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसमें बस महिला की दशाएं बताई जा रही है, महिला कितनी ज़्यादा गरीब है, कितनी ज़्यादा पीड़ित है वो। अब आगे है लिंग, पहचान और मूल्य। देखिए बता रहे हैं जैविक रूप से तो जो महिला पुरुष है वो इस श्रेणी में जन्म लेते हैं, एक ही श्रेणी में जैविक रूप से, परंतु उसके स्थानीय रूप से परिभाषित कर दिया जाता है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। और इसमें क्या होता है कि जो रूढ़िबद्ध सोच होती है, समाज होता है, उसमें महिलाओं को ज़्यादा ही कम समझा जाता है पुरुषों के अकॉर्डिंग, और जबकि जो प्रकृति का दोनों का समान रूप से ही देती है। और ऐतिहासिक रूप से क्या होता है कि भेदभाव होता है, शारीरिक और स्वभाव के साथ स्त्रियों की जो पहचान को देखा जाता है। बौद्धिक दृष्टि से भी नारी को कमज़ोर समझा जाता है, पुरुष को ज़्यादा बलवानी और ज़्यादा समझदार समझा जाता है। और पुरुष राज्य होते हैं वहाँ पे मरने और मारने की बात की जाती है। और जब राज्य निर्माण होता है तो उसमें पुरुष जो होते हैं उसके कार्य को हिंसक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि जो पुरुष है वो हिंसा करने में अच्छा है उसको और प्रोत्साहित करते हैं। और जैविक रूप से क्या होता है कि पुरुषों को युद्ध के लिए आदेश दिया जाता है, लड़ने के लिए भेजा जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है। अस्त्र शस्त्रों की होड़ में और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता में महिलाओं को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता, महिलाओं का कोई महत्व ही नहीं है जैसे। और महिलाओं के द्वारा, परंतु अब थोड़ा जो परिवर्तन आया है, जैसे कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों के मूल्य को अपनाने लगे हैं, महिलाओं को भी थोड़ी मतलब कि वो देने लगे हैं कि हाँ वो भी काम करती हैं। और हाल ही में जो महिलाओं के लिए व्यावसायिक जो सेना होती है उसकी सेवा दी गई है, क्षेत्रों में मतलब कि महिलाओं के लिए वो खुले गए हैं कि हाँ वो काम करें। और महिला भी अप्रत्याशित मतलब कि महिला भी अब जो है बहुत सारी संख्याओं में जो शस्त्र सेवा होती है उसमें भाग ले रही हैं। आपको पता है जैसे कि आर्मी होती है, नौसेना होती है, थल सेना होती है, उसमें महिलाएं भी अब होती हैं। और जो अमेरिका है वहाँ पे जो सैनिक कार्रवाई होती है उसमें महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं और वो एक महत्वपूर्ण अंग साबित हुई हैं। और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महिलाओं का समर्थन किया जाता है, वहाँ पे भी महिला बहुत कार्य करती हैं। उनका मानना है कि जो महिला होती है स्वाभाविक रूप से शांत होती हैं,
इसलिए महिलाओं को ज़्यादा टिकाऊ बनाता है कि वो अच्छे से कार्य कर सकती हैं। बुरे पर महिलाओं की जो शांतिवादी जो छवि है उसको बदलने की आवश्यकता है। उनको सशस्त्र बलों में भाग लेने चाहिए और नियंत्रण और शक्ति का प्रमुख क्षेत्र पुरुषों के हाथ में नहीं होना चाहिए, महिलाओं के हाथ में भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, आप इसमें और भी बना के लिख सकते हैं, बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है शांति और नारीवादी के साझे उद्देश्य। देखिए हिंसा जो होती है, ये सब चीज़ें जो होती है और वचन जो होते हैं, ये महिलाएं संवेदनशील होती है। महिला शांति को अच्छे से समझ सकती है पुरुषों की बजाय, क्योंकि पुरुषों को तो पता नहीं है शांति का मतलब सही से, परंतु जो महिलाएं होती हैं उन्हों को शांति का मतलब अच्छे से पता होता है और वो उसको अच्छे से रख भी सकती हैं। जो पुरुष होते हैं वो खाली युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। और इसी प्रकार से आपको पता है कि जैसे कि शांति के रूप में हम अपनी माताओं को देख सकते हैं। जो माताएं होती हैं हमारी, वो कितनी शांति प्रिय होती हैं और इतनी शांति से रहती है, अपने बच्चों को रखती है। तो ये सब उनका स्वभाव बता रहे किस प्रकार से वो होती हैं। उनमें निर्मलता होती है। बोले चाहे वो सार्वजनिक हो या फिर व्यक्तिगत, दोनों ही क्षेत्र में हिंसा का खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शांति की प्राप्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंसा से महिलाओं की मुक्ति का मतलब ये है कि जो निःशस्त्रीकरण है उसको बढ़ावा देना और जो आपका ये युद्ध होते हैं, हिंसा होता है, इन सबको समाप्त करना। और शांति पे जो नारीवादी संकल्पना है उसमें ये भी है कि सामाजिक न्याय सही से होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, जो परिस्थितिक संतुलन है वो सही से बना रहना चाहिए। ये सब चीज़ें भी वो शांति के अंदर ही रखती हैं। और पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता होनी चाहिए। और जो प्रजातीय परिस्थितियाँ होती है इसके विनाश की समाप्ति होनी चाहिए, मतलब कि जो प्रजातियों के ऊपर भेदभाव करते हैं इसकी समाप्ति हो। जो समस्त प्रकार की हिंसा होती है उसके विरुद्ध महिला अपने अधिकारों को बताती है, मतलब कि हर प्रकार की युद्ध है उसके लिए महिला बोलती हैं कि उनके अधिकार को बढ़ाया जाए, कि हर प्रकार की जो हिंसा उसको समाप्त करने के लिए जो अधिकार है उसको बढ़ाया जाए। और अब महिला है जो रोजगार तक पहुंच रही है, संसाधनों तक पहुंच रही है, तो इसमें ये बताया जाता है कि महिलाओं का कल्याण हो रहा है। महिलाएं जो हैं वो अपनी दिशा में अब आगे बढ़ रही हैं, तभी उनका एक कल्याण का सूचक है कि वो रोजगार तक पहुंच रही है, संसाधनों तक सही से पहुंच रही है। अब महिलाएं जो है वो जागरूक हो चुकी हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। सामाजिक न्याय और जो विकास है उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी है और ये आवश्यक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा की पूर्ण अवधारणा। देखिए बोले जो सुरक्षा की अवधारणा थी उसको पूर्ण रूप से बदलना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और इन सब के लिए क्या होता था कि शस्त्रों को मतलब कि हिंसा की जाती थी, सैनिक कार्रवाई की जाती थी और सैनिक जो कार्रवाई होती है उसको ज़्यादा प्रभुत्व दिया जाता था। तो जिससे क्या होता है कि अस्त्रों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, अस्त्रों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो परमाणु निरीक्षण होता है कि परमाणु को जो चेक किया जाता है, तो उससे क्या होता है बहुत सारी आबादी में लोगों की जान चले जाती है, गलत तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। सुरक्षा के ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए और उसमें ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो इस सब चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। नारीवादी मूल्यकान में सुरक्षा की संकल्पना का विस्तार किया कि सुरक्षा इन सब चीज़ों से नहीं होती कि आप हिंसा करें, आप सैनिक कार्रवाई करें, आप परमाणु का यूज़ करें, उसका परीक्षण करें, ये सब हिंसा को नहीं रोकता। हिंसा को रोकने के लिए अलग से नारीवादी विचारधारा ने अलग सोच बताई है। इसमें क्या होता है कि जीवन सुरक्षा और जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसकी सुरक्षा में ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो स्वास्थ्य है ये अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं ये अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, नकारात्मक जो भी प्रभाव होते हैं वो नहीं पड़ने चाहिए, प्राकृतिक संरक्षण होना चाहिए। और जो कहते हैं सुरक्षा नारीवादी एजेंडा है ये राज्य हिंसा से सुरक्षा और मानव बुनियादी ज़रूरतों पे ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो मानव जो महिलाएं उनके लिए जो मानव सुरक्षा वो क्या है कि बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, उनके भेदभाव ना किया जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये सब है, ना कि हिंसा और ये सब है। तो बस यही इसमें पूरा बताया गया, बाकी आप पढ़ सकते हैं खुद से। और जो इसमें पॉइंट मैंने हैश करके लगा रखे बस उनको याद रखने ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट। अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।